हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू ESKVP। आज का हमारा जो सेशन है बच्चों वो है मास्टर आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 को। और अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको देना चाहें तो उसमें हम आपसे यही कहेंगे कि हमारा जो पेपर 1 है बच्चों है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मास्टर ऑफ आर्ट है ना, मास्टर ऑफ आर्ट में अगर हम देखेंगे बच्चों तो पेपर 1 जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अगर हम बात करें ये किस स्टूडेंट के लिए है तो देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात हो रही है। ओके, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, जिसमें हम देखेंगे कि पेपर 1 में जो हमारे यूनिट 5 बनते हैं, यूनिट 5 जिसके अंदर दो दो टॉपिक सब में मिले हैं आपको, और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज ये जो पूरी प्ले लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इसको देखेंगे है ना, और अपना रिव्यू ज़रूर देंगे इसमें कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगले किस टॉपिक पे आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है उसको भी बताएंगे। उसके लिए अलग से एक लेक्चर आप लोगों के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन चल रहा है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश पेपर 2 है ना, पेपर 2 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर 2 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके यस, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ड्रामा। आपका जो सेकंड पेपर है बच्चों वो क्या है, ब्रिटिश ड्रामा है, ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा के अंतर्गत क्या आया है, द रेनेसांस टू द नियो क्लासिकल एज है ना, इसी के बारे में हम जानेंगे। हमने क्या देखा कि हम मास्टर ऑफ आर्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पेपर 2, और पेपर 2 में हम ब्रिटिश ड्रामा को देखेंगे। और ब्रिटिश ड्रामा की अगर हम बात करें तो रेनेसां टू द न्यू क्लासिकल एज के बारे में देखेंगे, और देखेंगे इसमें कि हमारे 5 यूनिट बनते हैं। 5 यूनिट के अंदर हमारे जो जो टॉपिक आते हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा यूनिट 1 जो बनता है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। अगर हम पहले यूनिट की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे इसमें यूनिट 1 हमारा जो बन रहा है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। अगर क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो हम देखेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो एक शू मेकर यानी कि मोची के बेटे थे, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो रेनेसां है यानी कि रेनेसां टू द न्यू क्लासिकल एज बना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे हम कि जो हमारा रेनेसां बन रहा है वो क्या है। आखिर रेनेसां यानी कि अगर रेनेसां की हम बात करें तो 14वीं से 17वीं सदी में ये जो कला था, कला विज्ञान और मानवता यानी कि जो रेजिनेंस होता है यानी कि पुनर्जागरण होता है ना, पुनर्जागरण के भावना पे, इसके क्रिएटिविटी पर, सारी चीज़ों पे क्या किया गया था, उद्गम किया गया था। यानी कि अगर इसको हम कहें कि ये जो क्लासिकल रोमन वर्ड है ना, ये क्लासिकल जो रोमन वर्ड है इसके अस्पष्टता को बढ़ावा दिया गया था, और इसके ग्रीक रोमन शैली को क्या किया गया था, यहाँ पे इसके ग्रीक रोमन शैली को भी नियम अनुसार है ना, नियम अनुसार हमने इसको फॉलो किया था, और इसको यहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया गया है। अब इस बात को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने, इसमें आपको ड्रामा पढ़ना है तो इस बात को नहीं भूलेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो है बच्चों उनके बारे में देखेंगे। ये हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने ब्रिटिश ड्रामा के अंदर लिखा है एक ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर फॉक्सटस। इसके बाद आप देखेंगे यस क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पे मतलब ये ट्रेजेडी एक स्टोरी है। आपको कॉमेडी और ट्रेजेडी में डिफरेंस तो बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ पे उसकी नीड मुझे लगता है नहीं है कि कॉमेडी क्या होता है और ट्रेजेडी में डिफरेंस क्या होता है ना, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी की अगर हम बात करें तो इससे आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होंगे बच्चों, है ना, इससे आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। क्योंकि कॉमेडी में पता है कि हमेशा इसकी जो एंडिंग होती है, एंडिंग कैसी होती है बच्चों, ये हैप्पीनेस होती है। एंडिंग इसकी कैसी होती है, हमेशा हैप्पीनेस होती है। लेकिन ट्रेजेडी में क्या होता है, इसमें हमेशा सैड ही मिलता है आपको। यही डिफरेंट है कि यहाँ पे हमेशा खुशी का माहौल बना रहता है और यहाँ पे हमेशा दुख जैसी बातें सामने आई रहती हैं, किसी के इमोशन को लेकर के या किसी भी तरीके से, मीन से ये। तो जो
हमने देखा कि क्रिस्टोफर मार्लो जी ने जो एक ट्रेजी हिस्ट्री लिखी है, जो ड्रामा लिखी है, वो है डॉक्टर फॉक्सटेस। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बाद में नहीं मतलब पहले हम क्रिस्टोफर मार्लो को देख लेते हैं, उसके बाद तो ये आने ही वाला है। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये एक मैन है और ये इधर एक शैतान जैसा कुछ दिख रहा है, इंसान है ना, उसके बारे में भी देखेंगे। तो अगर हम ट्रेजिकल हिस्ट्री की बात करें यानी कि डॉक्टर फॉक्सटेस, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में और हमारा सेशन चल ही रहा है, आप आ सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो है एलिजाबेथन ड्रामेटिक, यानी कि इसमें हम एलिजाबेथन के ड्रामा को पढ़ेंगे। तो क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि क्रिस्टोफर जो मार्लो हैं उनका अगर बोर्न की बात करें तो 1564 में हुआ था, और वो जगह कौन सी थी, तो कैंटरबरी शहर थी इंग्लैंड में। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन द कैंटरबरी इंग्लैंड इन 1564। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म 1564 में इंग्लैंड के कैंटरबरी शहर में हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर ये मतलब किसके सन थे, तो इनके फादर जो थे वो ए शू मेकर थे। ही वॉज द सन ऑफ द शूमेकर नेम जॉन मार्लो, यानी कि क्या है, एक मोची के बेटे थे जिनके पिता का नाम था जॉन मार्लो, है ना, जॉन मार्लो। ओके, आपको पता चला कि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, इनके फादर का क्या नेम है बच्चों, इनको पता है कि ये एक शू मेकर हैं। क्या हैं, ये एक शू मेकर हैं यानी कि मोची हैं, और इनके पिता का अगर नाम देखें तो इनके पिता का नाम था जॉन मार्लो। ओके, पॉइंट करते रहिए, इस चीज़ को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये सब पूछता ही है। अगर इनके एजुकेशन की बात करें बच्चों तो हम देखेंगे इनका एजुकेशन जो रहा था वो कैसा था। ही स्टडीड एट किंग्स स्कूल इन कैंटरबरी एंड लेटर एट कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि इन्होंने कैंटरबरी के किंग स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज के कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली, है ना, अपनी स्कूली शिक्षा यहाँ पे कंप्लीट की इन्होंने। ही रिसीव्ड अ मास्टर्स डिग्री इन 1587। अगर इनके मास्टर डिग्री की बात की जाए बच्चों तो इन्होंने क्या किया था कि मास्टर डिग्री इन्होंने कौन से सन में हासिल किया था, तो 1587 में इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल की थी। देयर वॉज द controversy over his degree, but the Queen Elizabeth प्राइवेरी काउंसिल डिफेंडेड हिम, यानी कि उनकी जो डिग्री थी, उनकी डिग्री को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की परिषद ने उनका क्या किया था, बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। क्या किया था, बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। कौन सी क्वीन थी, उस क्वीन का नाम क्या था, उस क्वीन का नाम हम अगर देखेंगे बच्चों तो उस क्वीन का नाम था एलिजाबेथन। ओके, जब इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी तो डिग्री हासिल करने के बाद मतलब डिग्री तो मास्टर डिग्री कर लिया था, और जब अपना लेने गए थे वो डिग्री, तो डिग्री लेने में इन बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन उसमें इनकी हेल्प कौन किया था, तो हेल्प की बात करेंगे एलिजाबेथन ने किया था। ठीक है, जैसे मास्टर डिग्री पूरी हो गई तो फिर हमें सर्टिफिकेट की तो नीड होती है ना, तो उस टाइम पे इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन एलिजाबेथन जी ने संभाल लिया था। ओके, इट इज़ द बिलीव्ड ही वर्क एट द सीक्रेट एजेंट और स्पाई फॉर द क्वीन, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वे रानी के लिए गुप्तचर जासूस का काम करते थे। यहाँ पर थोड़ी सी बातें ये मेंशन होती हैं बच्चों कि जब इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की, अपनी मास्टर डिग्री की एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, तो फिर ये सर्टिफिकेट जब लेने गए तो सर्टिफिकेट लेने में इन्हें थोड़ी सी
कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी सी बात ये हो गई थी कि एलिजाबेथन जी ने इनका समर्थन किया। और एलिजाबेथन ने जब समर्थन किया तो लोगों के मन में ऐसा चीज़ आया कि क्या ये गुप्तचर का काम करते हैं, क्या ये सीक्रेट एजेंट का काम करते हैं, जिसकी वजह से एलिजाबेथन ने इनकी मदद की। ये सारी बातें तरह तरह की होती थी। मार्लो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट बिफोर शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के पहले मार्लो सबसे महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक थे। विलियम शेक्सपियर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और इसी पेपर में आपको यूनिट 3 में विलियम शेक्सपियर मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसी को देखेंगे। कि कभी कभी पूछा जाता है कि शेक्सपियर जी जो हैं वो क्या मार्लो के बाद आते हैं, उनका टाइम पीरियड आता है, या मार्लो के पहले आता है। तो हम क्या करेंगे कि शेक्सपियर से पहले ही क्रिस्टोफर मार्लो का जो नाटक था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और इसी को यहाँ पे बताया गया है। ही इज़ नोन फॉर द इंट्रोड्यूसिंग ब्लैंक वर्स इन ड्रामा, यानी कि इन्होंने क्या किया था, नाटकों में ब्लैंक वर्स यानी कि मुक्त छंद की शुरुआत की थी। क्या की थी, इसी ड्रामा में इन्होंने क्या किया था बच्चों, ब्लैंक वर्स यानी कि मुक्त छंद की क्या की थी, शुरुआत की थी। अगर इनके फेमस प्लेज की बात की जाए बच्चों तो देखेंगे कि हिज फेमस प्लेज इंक्लूड डॉक्टर फॉक्टस, चेम्बरलाइन, एडवर्ड सेकेंड एंड द ज्यू ऑफ द मेल्टा। यानी कि इनके अगर हम प्रसिद्ध नाटकों में देखें तो सबसे फेमस जो हुआ था वो डॉक्टर फॉक्टस था, है ना, डॉक्टर फॉक्टस जिसको हम पढ़ेंगे। डॉक्टर फॉक्टस के बाद में टेम्बरलेन था, टेम्बरलेन के बाद एडवर्ड द्वितीय था यानी कि सेकेंड, और द ज्यू ऑफ द माल्टा शामिल हैं। कौन कौन से मिले बच्चों आपको, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस के बाद यहाँ पे टेम्बरलेन है, टेम्बरलेन के बाद एडवर्ड सेकेंड है, एडवर्ड सेकेंड के बाद जज्यू ऑफ द माल्टा, जज्यू ऑफ द माल्टा। ये इनके क्या है, फेमस प्लेज हैं बच्चों, इनके फेमस प्लेज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके वर्क्स में क्या क्या आते हैं। His works explored themes like ambition, power, religion and human desire। यानी कि इनके नाटकों में अगर हम देखें तो इनका नाटक जो था वो महत्वाकांक्षी, शक्ति, धर्म और मानवीय इच्छाओं जैसे विषयों को इसमें दर्शाता है। ठीक है, क्या कौन कौन सा है, जैसे इसमें एम्बिशन हो गया, पावर हो गया, रिलीजन हो गया और ह्यूमन डिजायर, है ना, यानी कि मानवीय इच्छा को इसमें दर्शाता है। Marlowe had the rebellious nature and the question religious belief। यानी कि मार्लो की जो प्रकृति थी वो विद्रोही थी, और उन्होंने धार्मिक विश्वासों पर क्या किया था, कुछ क्वेश्चन उठाए थे, कुछ प्रश्न उठाए थे। ठीक है, He was the arrested many times and the was accused for the atheism and the blasphemy। यानी कि उन्हें कई बार तो गिरफ्तार भी किया गया था और नास्तिकता तथा ईशा निंदी का आरोप भी लगाया गया था। किस पे, तो हम कभी कभी ऐसा जानते हैं और हमें समझ में भी आता है, मतलब स्टोरी वाइज या ड्रामा वाइज कभी कभी सुन ही लेते हैं, और आपने अगर पढ़ा होगा तो इनको कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कई बार गिरफ्तार हुए वो कौन से पोएट थे, तो हम नाम लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो जी का। और हम कहते हैं कि कभी कभी इसमें कि जो सबसे ज़्यादा नास्तिकता और ईसा निंदा का आरोप वाले पोएटर थे वो कौन थे, तो हम तब भी इन्हीं का नाम लेते हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, ही डाइड मास्टर ऑस्ली इन द 1593 एट द एज ऑफ 29 इन अ टेवम फाइट इन द डिप्टफोर्ड। यानी कि अगर इनके हम डेथ की बात करें बच्चों, सॉरी, तो 1593 में डिप्टफोर्ड के एक सराय में लड़ाई के दौरान इनकी जब उम्र 29 वर्ष की थी तो उनकी रहस्यमय क्या है, एक मौत हो गई थी। मौत एक ही होती है वैसे, यहाँ पे क्या हो गई थी, एक रहस्यमय मौत हुई थी, लेकिन किस वजह से हुई थी, यहाँ पे लड़ाई के दौरान हुआ था। डिप्टफोर्ड में एक सराय है जहाँ पे लड़ाई हुई थी एक, और उसी लड़ाई के दौरान क्रिस्टो मार्लो जी का मृत्यु हो गया था। तो बच्चों आपको यहाँ तक के सेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। ओके,
अब चलते हैं हम अपने मेन समरी पे, जो क्रिस्टो मार्लो जी ने एक ड्रामा लिखा है ना, उसकी समरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी इसमें थोड़ी सी और बातें हैं बच्चों जो थोड़ी सी मेंशन की गई हैं, शायद देख लेते हैं इसको भी फटाफट। सम स्कॉलर बिलीव इज द डेथ ऑन द पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी कि कुछ विद्वानों का इसमें मानना है कि उनकी मृत्यु क्या थी, एक राजनीतिक साजिश थी। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब वो अपनी मास्टर की डिग्री लेने गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से उनकी डिग्री नहीं मिल पा रही थी। और उस टाइम में एलिजाबेथन ने क्या किया था कि कुछ उनका समर्थन किया था, और जिसकी वजह से उनको ऐसा सुनने को मिलता था कि आप एक सीक्रेट एजेंट हैं, यानी कि आप एक गुप्तचर का काम करते हैं। तो ये सारे सोशल वर्क्स की वजह से जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ ऐसे मतलब जो विद्वान हैं उनका मानना है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो एक राजनीतिक क्या थी, साजिश थी। डिस्पाइट हिज द शॉर्ट लाइफ मार्लो लेफ्ट डीप इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड द शेक्सपियर, यानी कि कम उम्र में मृत्यु के बावजूद मार्लो ने अंग्रेजी नाटक और शेक्सपियर पर बहुत ज़्यादा क्या किया था, इफेक्ट डाला था, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था बच्चों। तो आपको क्या समझ में आया कि ये सारी साजिश होने के बाद भी ये बंदा बहुत फेमस हो गया था, है ना। उन्हें अंग्रेजी त्रासदी का जनक और पुनर्जागरण का नाट्य अग्रदूत माना जाता था, यानी कि अगर हम कहें अपनी लैंग्वेज में, ही इज़ द रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रेटजी एंड द पायोनियर ऑफ रेनेंशिया ड्रामा, है ना। यानी कि वो क्या है, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उन्हीं की बात चल रही है कि उन्हें अंग्रेजी त्रासदी का जनक माना जाता है और पुनर्जागरण जो है नाट्य का अग्रदूत माना जाता है, किसे, क्रिस्टोफर मार्लो को। ओके, अब हम चलते हैं डॉक्टर फॉक्सटस, है ना। किसकी तरफ चलते हैं बच्चों, हम चलते हैं जो ड्रामा है डॉक्टर फॉक्सटस, उस ड्रामे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें इंट्रो कैसा होता है, इसका इंट्रो आखिर कैसा है। तो डॉक्टर फॉस्टस इज अ ट्रेजेडी राइटन बाय द क्रिस्टोफर मार्लो बेस्ड ऑन द जर्मन लेजेंड एंड द फर्स्ट मैन हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर द नॉलेज एंड पावर, यानी कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखित एक त्रासदी है जो एक जर्मन किंवदंती पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है फास्टस, और ज्ञान और शक्ति के बदले में अपनी आत्मा शैतान को क्या करता है, वो बेच देता है, क्या करता है, शैतान को बेच देता है। और आगे हम देखेंगे इसमें जब फॉस्टस जो हैं उनका एम्बिशन किस तरह रहता है, तो एम्बिशन के बारे में भी हम देख लेंगे। Faustus' ambition, Faustus, the brilliant scholar, is the despised and the traditional subject like a law, medicine and theology. He wants supreme knowledge and power. यानी कि फॉस्टर की अगर हम बात करें तो फॉस्टस एक प्रतिभाशाली विद्वान है ना, और लेकिन पारंपरिक विषयों जैसे कि अगर हम बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, कुछ लॉ हैं, कुछ मेडिसिन हैं, यानी कि जैसे कानून, चिकित्सा और धर्मशास्त्र से भी ये क्या थे, अनसेटिस्फाई थे, यानी कि असंतुष्ट थे। वह सर्वोच्च ज्ञान का शक्ति चाहते थे, यानी कि नॉलेज ऑफ पावर चाहते थे वो सब पर, सुप्रीम नॉलेज और पावर की इनको ज़्यादा बहुत नीड थी। ही डिसाइड टू प्रैक्टिस necromancy on the black magic to the gain सुपरनैचुरल पावर, यानी कि वह अलौकिक, अगर हम बात करें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक सीखने का भी निर्णय लेते थे। क्या करते थे बच्चों कि वह अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए, जैसे हमने कि बताया कि सुप्रीम नॉलेज है ना, गिव अप करना चाहते थे, तो वो अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र यानी कि ब्लैक मैजिक सीखने का भी निर्णय लेते थे कभी कभी। अब इसमें बच्चों इसकी मतलब सीन आते हैं, कौन कौन से सीन, जैसे एक एक सीन का तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बुक को पता है, आप अगर आप पढ़े होंगे और बुक के पेजेस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे आखिर, है ना। एक लेक्चर में कंप्लीट करना शायद पॉसिबल नहीं रहता है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसको ज़रूर हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम सीन 2 से 3 की बात कर रहे हैं ना, जो 2 से 3 पैक्ट बनता है सीन में, उसकी बात हम करेंगे।
और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और उसी को हम देखेंगे। He summons up the metaphysical of devil and the agrees to the sell his soul to the Lucifer in the exchange for 24 year of magical powers। है ना कि आखिरी में क्या होता है कि आखिरी घड़ी में वह दया की भीख मांगता है। कौन, आखिर कौन, तो कौन की बात आता है, तो इसमें बात किसकी चल रही है, डॉक्टर फॉस्टस की। लेकिन क्यों मांगता है, तो आपको पता है कि वो मैजिक सीखना चाहता था और उसकी क्या क्या बेसिक नीड थी, और शैतान उसे ले जाने आते हैं। जब शैतान उसको लेने आते हैं यानी कि डॉक्टर फॉस्टस को, ऐसा ड्रामा है, ये एक ड्रामेटिक स्टोरी है। आखिरी घड़ी में दया की भीख मांगता है और शैतान उसे ले जाने आते हैं। फाइनल सीन में क्या होता है कि फाइनल सीन में फॉस्टस फॉल यानी कि फॉस्टस गिर जाता है ना। किस तरह से गिरता है उसको भी देखते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा पनिशमेंट भी मिलता है। कुछ यहाँ पे आप देख लेते हैं अपने आंखों के सामने, कुछ यहाँ से जाने के बाद, है ना, जो प्रोसेस है वो होना ही है। द डेविल्स ड्रैग फॉस्टस टू हेल, द स्कॉलर्स मॉर्न हिज फेट एंड लर्न द लेसन ऑफ प्राइज, यानी कि शैतान फॉस्टस को नरक में घसीट कर ले जाते हैं और विद्वान उसकी हालत पर शोक करते हैं और घमंड से सीख लेते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। और इससे थोड़ी सी ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी अपने जो ज्ञान का है घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, और कभी भी ऐसा मन में संदेह नहीं लाना चाहिए कि जो हैं वो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो ये सब बातें मन में नहीं रखनी चाहिए। वह शैतान को क्या करता है, मेस्टोफेलिस को बुलाता है। वह शैतान मेस्टोफेलिस को बुलाता है और 24 वर्षों तक क्या करता है, जादुई शक्तियों के बदले अपनी आत्मा लूसीफर को बेचने का सौदा करता है। कौन, डॉक्टर फॉस्टस। ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द ओन ब्लड, यानी कि अपने खून से समझौते पर क्या करता है, साइन करता है या हस्ताक्षर करता है। ओके, अब जब हम सीन 4 से 6 की तरफ चलते हैं बच्चों, तो देखेंगे सीन 4 से 6 में क्या होता है, यूज ऑफ पावर, यानी कि यूज ऑफ पावर का इसमें यूज हुआ है। फॉस्टस इंजॉयस मैजिकल ट्रिक्स एंड द ट्रेवल्स अक्रॉस यूरोप स्यूमनिंग स्पिरिट एंड द शोविंग ऑफ हिज पावर, यानी कि फॉस्टस जो है वो अपनी शक्तियों का दिखावा करता है, विभिन्न देशों में घूमता है और आत्माओं को क्या करता है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि ये फॉस्टस आखिर क्या करना चाहता था। फॉस्टस वैसे तो इंटेलिजेंट था ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा आनंद आता था, फन करता था ये, जैसे आत्मा को बुलाना, है ना, भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास रखना, ये सारी चीज़ें। फॉस्टस भी शक्तियों का दिखावा करता था और विभिन्न देशों में घूमने जाता था। वहाँ पे सबको ऐसा मतलब एहसास करवाता था कि भूत प्रेत होते हैं, मैं आत्माओं को अपने पास बुला सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। बट ही वेस्टेज हिज पावर ऑन सिली ट्रिक्स एंड द इंटरटेनमेंट, लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग क्या करता था, केवल मनोरंजन और कुछ तुच्छ कार्यों के लिए करता था। मैंने आपसे क्या बताया कि ये एक ऐसा पर्सन था जिसको बहुत ज़्यादा भूत प्रेत में मतलब इंटरेस्ट था। वो ऐसी ही चीज़ों को करता था, विदेशों में जाता था और वहाँ के पब्लिक को इकट्ठा करता था, वहाँ के लोगों से ऐसा बोलता था कि मैं आत्माओं को बुला सकता हूँ, और आत्माओं को बुला करके ऐसे तुच्छ कार्य करते थे वो। तो ये सारी बातें हैं। अब हम सीन चलते हैं सीन 7 से 9 में, तो हम रिग्रेट देखेंगे कि इसका रिग्रेट किस तरह से हुआ था। एट टाइम्स ही फील ऑफ द गिल्टी एंड वांट्स टू द repent, but the tempted by thy Mephistopheles again, यानी कि कभी कभी वह पछताता है और प्रायश्चित करना चाहता है, लेकिन मेस्टोफिलिस जो रहता है उसे दोबारा फिर से बहकाता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम प्रेत को बुला सकते हो, तुम शैतान को बुला सकते हो, आत्मा को अपने बस में कर सकते हो, ये सारी बातें। फिर आगे से भी समरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, तो देखेंगे कि ही इवन मीट द पोप एंड द परफॉर्म ट्रिक्स इन द चर्च। वह पोप से मिलता है और चर्च में अपनी शक्तियों का क्या करता है बच्चों, प्रदर्शन करता है। लास्ट सीन में यानी कि फाइनल और क्या होता है, जब हम लास्ट सीन में चलते हैं तो लास्ट सीन में हमें देखने को मिलेगा बच्चों
सीन नंबर जो बनता है हमारा वो है 10 से 11 यानी कि फाइनल हॉर चलता है, और उसमें हम देखेंगे एज हिज 24 ईयर नियर एंड फास्टेस्ट बिकम अफर्ड ही वांट्स टू रिपेंट बट इट्स टू लेट। यानी कि जब 24 ईयर कंप्लीट होने वाला रहता है तो फास्टस क्या करता है, डर जाता है अचानक से और पश्चाताप करने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यही बात यहाँ पे आके फिनिश हो जाती है और आपकी समरी भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम थीम देखेंगे कि थीम इसका क्या बनता है बच्चों। तो थीम में देखेंगे कि ह्यूबिलिस है, पावर है, मोरालिटी है ना, ये सारी चीज़ें हैं। रेनेंशिया है, रेनेंशिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, रेनेंशिया एम्बिनेशन। और गुड्स वेयर्स क्या है, वेसेस जो होता है एविल। तो ये इसके थीम बनते हैं कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पे, अपने ज्ञान पे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर फॉस्टस थे कि वो ज्ञानी तो बहुत है लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा घमंड ये था कि मैं बुरी शक्तियों को बुला सकता हूँ, आत्माओं को अपने बस में कर सकता हूँ। तो ये सब नहीं होना चाहिए। खैर ये तो फालतू की बातें थी क्योंकि ये ड्रामा था, ठीक है। इस पर आपको क्या है, बिलीव नहीं करना है। ओके, फिर ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों। फिर मिलेंगे हम यूनिट 1 में दूसरे लेक्चर को लेकर के। तब तक बने रहिए। थैंक यू।